हेलो एवरीवन, आई एम राज गुप्ता और आज इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ ऑन जुडिशरी से पूरी ही जुडिशरी कवर कराने की कोशिश रहेगी। तो दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ जुडिशरी थ्रू एमसीक्यू। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट, पावर्स, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल। अगर उस पर क्वेश्चन मैंने बनाया होगा तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, बट अगर रह जाता है एक आधा टॉपिक तो फुल वीडियो का वेट करना पॉलिटी पे। अभी कौन सी वीडियोस आ रही हैं? तो ज्योग्राफी की पूरी सीरीज चल रही है, कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें 7 पार्ट्स आ चुके हैं। तो हमने एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट कर ली है, उसमें हमने जियोमॉर्फोलॉजी कर ली है और हमने क्लाइमेटोलॉजी कर ली है। तो बेसिकली हमने मेजर पोर्शंस कवर कर लिए हैं। हमें सिर्फ कुछ पोर्शंस कवर करने हैं, जैसे कि ओशियनोग्राफी एंड वर्ल्ड क्लाइमेट। तो ये सारे टॉपिक रहते हैं छोटे छोटे, जो कि मैं कवर कर दूंगा। वर्ल्ड क्लाइमेट में एज सच याद करने वाला है, सारा लोकेशंस याद करनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है सिर्फ। और ओशियनोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसमें समझने वाली चीज़ें जो मैं समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो ये 2 चीज़ें रहती हैं। अब बात करेंगे पॉलिटी की, जो जुडिशरी हम करने वाले हैं, आज का टॉपिक है। तो PYQs डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? तो समझ लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन आगे रीड करेंगे, ठीक है। तो पावर्स ऑफ द जुडिशरी, या हम बात करें सुप्रीम कोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे आसान रहेगा। तो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है पावर को। ओरिजिनल, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, मैं सिर्फ ज्यूरी लिख देता हूँ, समझ जाना। एपिलेट, एडवाइजरी एंड रिट। तो ये 4 तरीके से हमने पावर्स दे रखी हैं। रिट वाला हम आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ये 3 समझ लेते हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एडवाइजरी जुरिडिक्शन प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर कोई भी इशू है लॉ के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं। किससे? प्रेसिडेंट साहब, सॉरी, CGI से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से, अंडर आर्टिकल 143। ये आई लव यू वाला 143 नहीं है, दिस इज आर्टिकल नंबर 143। और जो भी एडवाइस हमारे चीफ जस्टिस देंगे वो बाइंडिंग नहीं होगी, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्लियर है? और ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही देनी है, तो वो भी उनके ऊपर है। तो मर्जी चल रही है यहाँ पे दोनों की। और एपीलेट की बात करें तो हाईएस्ट अपील का कोर्ट है ये, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर है? और ओरिजिनल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ओरिजिनल जुडिशन में क्या आता है, जो कहीं और नहीं जा सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको हैंडल कर सकता है। अपील हाई कोर्ट में भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन ओरिजिनल जुडिशन क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही है सिर्फ, और कोई नहीं ले सकता। तो मान लो अगर 2 स्टेट्स लड़ गई आपस में, स्टेट्स एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स लड़ रही है, तो एक सेंटर और स्टेट के बीच में हाथापाई हो रही है, हाथापाई इन द सेंस कोई इशू चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है अपने अंडर सिर्फ। या फिर एक तरफ सेंटर और एक तरफ एक से ज़्यादा स्टेट, ठीक है, मोर देन 1। तो ऐसे केसेस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हैं। दिवाली खत्म हो गई, फिर भी लोग पता नहीं काहे पटाखे फोड़ रहे हैं भाई, समझ में नहीं आता है हमें। तो ये 3 चीज़ें हो गई, ओरिजिनल, एपीलेट, एडवाइजरी। इसके बाद रेट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इतना क्लियर है? इसके अलावा और भी पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है। उनमें से एक है, मैं लिख के बता दूंगा, अभी मिटा देते हैं जरा, थोड़ा स्पेस चाहिए भाई। इसके अलावा जो पावर्स हैं जो इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने डराइव किया है इन चीज़ों को, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू हमारा आता है आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 के अंडर, और ये 2 आर्टिकल्स में आता है बेसिकली, आर्टिकल नंबर 32 में भी आता है। बट 32 का एक ड्रॉबैक ये है कि ये तभी यूज हो सकता है जब किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हों। तो बेसिकली ये रिट जुरिडिक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। तो ये उसके अंडर है। बट आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये दे रखा है, मतलब कंप्लीटली इसके अंदर है, बट इसमें भी हम मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन मेजरली 13 क्लॉज 1 में है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कि इनमें से कौन सी पावर नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू है, रिट भी है, हाँ भी हमने देखा, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, स्टेट और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी है। बचा क्या? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू पार्लियामेंट। तो ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में, भाई कोई भी आके अमेंड नहीं कर सकता, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। बट हाँ, पार्लियामेंट ने सही से अमेंड किया है या नहीं किया है, इंटरप्रिटेशन का काम
इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट? तो अभी हमने बात की थी कि कौन सा ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? अभी मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1। अब इसमें इशू ये है कि दोनों चीज़ें दे रखी हैं, बट याद रखना कोई इशू नहीं है इसमें, 13 आप मार्क करोगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है भाई? आर्टिकल नंबर 124 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कि भैया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सिंपल सिंपल चाहिए, सिटीजन होने चाहिए आप, ठीक है। आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, एडवोकेट होने चाहिए भैया आप कहीं ना कहीं। 5 साल का एज अ जज किसी एक कोर्ट में नहीं, जरूरी नहीं है आप कहीं भी, जैसे 1 साल यहाँ कर लिया 1 साल यहाँ कर लिया, क्यूमुलेटिवली 5 साल का जज होना चाहिए। 10 साल का एडवोकेट की तरह सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। और सुप्रीम कोर्ट के केस में, जब पेज मैंने दे रखा है तो मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में आप अगर प्रेसिडेंट की नज़रों में एक्सटिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, मतलब आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है ज्यूरिडिक्शन की, तब भी आप बन सकते हो। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। हाई कोर्ट में सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें होंगी जो मैंने यहाँ पे लिखवाई थी। क्लियर है? तो 124 के अंडर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब बात रहेगी 136 की। तो 136 क्या है भाई? 136 है स्पेशल लीव। क्या होता है क्या नहीं होता, डजेंट रिलेट टू विद योर पेपर डायरेक्टली, तो इसको रहने देते हैं। अगर जानना है तो फुल वीडियो का वेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा रक्कस टाइप हो जाएगा, तो नो नीड टू वरी एट ऑल। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर। और इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं बताने लायक, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है ना, जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। समझ लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया के अंदर। क्या कहना चाहते हो भैया? साफ साफ शब्दों में बोलो। तो साफ साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है एट द हाईएस्ट लेवल। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स डिफरेंट लेवल्स पे, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में। क्लियर है? और ये कहाँ पे, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट आना चाहिए? सो दिस इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 241 है और 341 है। आई एम नॉट असर्टेन, चेक कर लेना क्या है। हाई कोर्ट है, फिर इनके नीचे भी क्या आएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे, सेशन कोर्ट्स आएंगे, वो सारे इनके नीचे आएंगे। तो हमने देखा कि इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट इन सबके ऊपर नजर रखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्लियर है? बट एक चीज़ यहाँ, अब मान लो कि कोई सेशन जज ने कोई डिसीजन दिया, पसंद नहीं आया, हाई कोर्ट में अपील कर दो, और हाई कोर्ट का भी नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में कर दो। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट क्या बन जाएगा? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा इसके बारे में। एक और चीज़ जो मैंने मिस कर दी ऊपर, वो ये है, चलो वो तो आगे आएगी, बाद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जुडिशियल रिव्यू हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है? तो हमने बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये बोला भी जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी अदर्स कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है, हमने अमेरिकन से लिया है, हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, हमने जापान से लिया है, हमने जर्मनी से लिया है, हमने और भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो हमने बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, बट हमने हर जगह की कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो वी आर प्राउड ऑफ दैट। तो ये चीज़ है। ब्रिटिश से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह, ठीक है। अमेरिका से हमने जो मेजर चीज़ ली वो है लिए जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है मेजर। इसमें हमने सिंगल सिटीजनशिप भी यूके से ली है। क्लियर है? कनाडा से, जापान से हमने मेजरली डीपीएसपीज लिए हैं। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के क्लॉजेज लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हर जगह से बोरो की है, आपको समझ में आना चाहिए। आप कमेंट में बताना कि कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, रिजर्व्ड लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है। तो ये सारी चीज़ें बताना कमेंट में, आई विल वेट फॉर दैट।
तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो हमने लिया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो दैट इज वेरी क्लियर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं, स्टोरी समझते हुए आते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट हमारा स्टेबलाइज हुआ, किसको इन्होंने, ये किसके सक्सेसर हैं? ये हैं फेडरल कोर्ट के, फेडरल कोर्ट के ना, फेडरल कोर्ट बनाया गया था, उसके सक्सेसर हैं सुप्रीम कोर्ट। बट इससे बहुत ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, अभी के सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इनिशियली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो थे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस। भाई अगर नंबर गलत हो तो गाली मत देना प्लीज़, तेरा भी कंफ्यूज हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है ये बताने से पहले। आई थिंक 7 ही थे, आई एम राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि 7 जजेस और थे। तो क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो कन्वेंशन मान लिया गया था, ये कन्वेंशन मान लिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो हमेशा ही CJI बनाए जाएंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे अनटिल 1973। ऐसा क्या हुआ था 1973 में? तो 1973 में कुछ ऐसा हुआ था कि केशवानंद भारती केस आया था जिसमें वर्डिक्ट मिला था 7:3, मतलब 7 फेवर में थे, 6 अगेंस्ट में थे। 13 जजेस का बेंच था ये टोटल। कितना था? 13 जजेस का बेंच। अब इसमें 6-6 पे बराबरी थी। 7वें जज थे हमारे HR खन्ना। कौन थे? HR खन्ना। तो HR खन्ना ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दे दिया डिसीजन, और प्रेसिडेंट चुनते हैं CJI को। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, HR खन्ना जो कि सीनियर मोस्ट जज थे, इनको ना चुनते हुए किसी और को बना दिया। नॉट हिम, समवन एल्स बिकम द CJI। तो ऐसा 2 ही बार हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज हमारे जो हैं CJI नहीं बने, एक बार HR खन्ना के केस में और एक बार AN रे के केस में इन 1978 और समथिंग इस टाइम पे। तो ऐसा हो रखा है। बट उसके बाद क्या हुई, चीज़ें बिगड़ गई सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। तो जजेस केस आए, फिर फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस, और बीच में कहीं पे NJAC भी आया था। तो सबकी मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। तो फर्स्ट जज केस जो था उसमें बात थी कंकरेंस वाली, कि जो वर्ड लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जो उस टाइम पे CJI है उसका क्या लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो वो कंकरेंस है या सिर्फ ऐसी एडवाइस है? तो फर्स्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अपने आप को पीछे लिया और बोला कि सिर्फ एडवाइस है, माननी है तो मानो, बाइंडिंग नहीं है। बट सेकेंड जज केस में क्या बोल दिया कि भाई बाइंडिंग है, जो हमारे CJI बोलेंगे वो बाइंडिंग है। थर्ड जज केस में क्या बन गया कि कोलेजियम बना दिया, फिर क्या बन गया, कोलेजियम बन गया, और बोला कि CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो मिल करके CJI को चुनेंगे, जो कि ऑब्वियस है कि फिर सीनियर मोस्ट जज ही बनने लग गए, जो भी सीनियर मोस्ट जज थे वो भी हमारे बनने लग गए। तो और फोर्थ जज केस आया था तब जब पार्लियामेंट ने NJAC अपॉइंट किया था, या मान लो लागू किया था, जो कि है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी इन 2015। तो इसको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। तो अब बताओ, क्वेश्चन ये है आपके लिए कमेंट में बताने के लिए कि हु इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट CJI। नेक्स्ट CJI कौन बनेगा? क्योंकि नवंबर में ही जब ये वीडियो आ रही होगी या आ चुकी होगी तो हमारे जो जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ हैं वो हट चुके होंगे, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, नवंबर में उनकी अवधि खत्म होने वाली है और ये वीडियो भी उसी टाइम आसपास आएगी, खत्म होने के आसपास। तो नेक्स्ट कौन बनेंगे? ठीक है, खन्ना ही कुछ है, HR खन्ना के रिलेटिव मान लो, खन्ना ही कुछ है। और ये भी बताना है कि फर्स्ट फीमेल CJI कब बनेंगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमूवल भी कर सकते हैं, अगर वो अपॉइंट कर सकते हैं तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं? कि ऐसे उठाया और निकाल दिया, चाय में से मक्खी निकाली फेंक दी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इंडिपेंडेंस एश्योर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पल अमाउंट ऑफ आर्टिकल हैं जो कि बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। उनके वैकेंसी से रिलेटेड या उनकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन नहीं हो सकता पार्लियामेंट में, ना ही सैलरी से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो सकता है। तो कोई भी काम काज रिलेटेड विद जुडिशरी डिस्कस नहीं हो सकता पार्लियामेंट में।
और जुडिशरी अपना स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस है हमारी जुडिशरी। तो लेकिन रिमूवल करना हो तो कैसे होगा? तो ये होगा पार्लियामेंट ही करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है। और अगर आपको जाननी है सारी चीज़ें तो भाई हमारी पॉलिटी की वीडियो है प्रेसिडेंट के ऊपर, चेक कर लो, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज के बारे में बताया। तो एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन माई चैनल एंड फाइंड योर वीडियो। Next question, which of the following article in the Indian Constitution guarantees the independence of the judiciary? Independence of the judiciary कौन सा इनमें से आर्टिकल है जो गारंटी करता है? So which is आर्टिकल नंबर 50, जो कि क्या है, एक DPSP है, which separates executive with judiciary। क्लियर है? और ये सारे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, 21 वाला है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, PL लिख देते हैं। और आर्टिकल 124 मैंने बता दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया? जुडिशरी का कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से? तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पावर्स वगैरह। तो इंटरप्रेटिंग लॉज है एक फंक्शन, अमेंडिंग प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, यस, थ्रू आर्टिकल नंबर 32 रिट जुरिडिक्शन, अभी बात करेंगे कैसे। अमेंडिंग लॉज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यस, वन ऑफ द फंक्शंस, तो सी आंसर हो जाएगा हमारे इसमें, अमेंडिंग लॉज। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सजेस्ट कर सकता है कि इस एक्ट में दिक्कत है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं, नॉट इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके पास ये पावर नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 32, ये मैं शायद आज के दिन में दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूँ किसी को, ठीक है। तो 5 रेट्स होती हैं भाई, मेरे को तो रट गई हैं ये सारी चीज़ें अब। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यू वारंटो। सो दीज आर द 5 रेट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट आर फंडामेंटल राइट्स, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? अब ये सारी रेट्स अलग अलग हैं, मतलब हर किसी का अलग अलग काम है अपना अपना, बट ये सारी रेट्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को। अगर ये सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो यार यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये सारी चीज़ें फुल वीडियो में ही कवर हो सकती हैं, ऐसे PIQ के थ्रू तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय इंडियन जुडिशरी? तो मैंने अभी रिट बताई है 5, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यू वारंटो। तो उसी को चेपना है आपको, आपने यहाँ पे हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, क्यू वारंटो है, प्रोक्लेमेशन नाम की कोई भी रिट मैंने नहीं बताई है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि अगर कोई इंसान जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको बोल सकता है कि आप उस बंदे को खड़ा कर दो यहाँ पे, अगर वेदर लाइव और डेड, कैसे भी लाओ लेकिन लाओ, हमें बॉडी चाहिए उस बंदे की। तो ये होता है इसका मतलब। मैंडमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम बात करें तो लागू होती हैं, प्राइवेट के ऊपर नहीं हो सकती हैं। जैसे कि आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई गाइडेड पाथ हमें टाइम पे वीडियोस नहीं दे रहा, तो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होगी मैंडमस, क्योंकि मैं एक प्राइवेट एंटिटी हूँ, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मेरे पे लागू नहीं है। बट ये किसी गवर्नमेंट पे हो सकती है अगर वो आपका राइट छीन रही है तो। क्यू वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब अगर कोई बंदा बैठा है किसी पोस्ट पे तो वो किस अथॉरिटी से बैठा है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप ये रेट इशू करके पूछ सकते हो कि भाई वाई आर यू हिंडरिंग माई फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो वही है कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल्स में है, तो 13 में भी है, 32 में भी है, बता चुका हूँ मैं, 13 होगा वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर। तो क्लियर है? और अगर हाई कोर्ट का पूछा है तो हाई कोर्ट 226 में होगा। क्लियर है? तो इन तीनों में ही हो सकता है जुडिशियल रिव्यू, तो 26 में भी हो सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक बात जो यहाँ पे रह गई होगी, ये कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ में ऊपर है एक्सेप्ट वन। हाई कोर्ट का जो रिट पावर है ना, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट का, वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ऑफ हाई कोर्ट इज मच मोर पावरफुल देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ
सुप्रीम कोर्ट। द रीजन इज वेरी सिंपल दैट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के टाइम पे रिट इशू कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स पे तो कर ही सकते हैं इशू, और ये किसी भी लीगल राइट के वायलेशन पे भी कर सकते हैं इशू। क्लियर है? ऐसा नहीं है लीगल राइट मतलब राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, इन सारी चीज़ों पे भी वो इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थी भाई, बताओ? जस्टिस फातिमा बीबी। क्लियर है? अब मैंने पूछा था आपसे कमेंट में, फर्स्ट सीजीआई कौन बनेगी इंडिया की जो फीमेल होगी, वुमेन सीजीआई। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली डिटेन्ड। तो जो अनलॉफुली डिटेन्ड होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ अभी भी, जब मैंने हेबियस कॉर्पस बताया था, उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, विच सिंपली मीन्स दैट कि अगर किसी का प्रिवेंशन मतलब डिटेंशन हुआ है तो कोर्ट में जाके उसकी बॉडी, अब मान लो वो कस्टडी में मर गया या कुछ उसको इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, इंजरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि यार एक बार तुम प्रेजेंट तो करो कि ये जिंदा है भी या तुमने मार दिया, या बहाना सोच रहे हो कि कैसे इसको एनकाउंटर करके दिखाएं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हेबियस कॉर्पस रिट दी गई है कि आप ये इशू करो और बताओ, तो हेबियस कॉर्पस होगा यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि सर्जरी और प्रोहिबिशन तो जुडिशरी से रिलेटेड रिट होती हैं, और मैंडेमस जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है सिर्फ। क्लियर है? तो ऑब्वियसली हेबियस कॉर्पस आंसर होगा इसका। देखो मैंने कुछ चीज़ें बताई स्टार्टिंग में, फिर कितना ईजी हो गया ये करना, है ना? तो हर टॉपिक का ये होता है कि कुछ एसेंस होता है, कुछ उसकी सोल होती है, जो आपने पकड़ ली उसके बाद आप कभी भी उसमें घबराओगे नहीं उस क्वेश्चन को करने में। देखो है ही क्या कि सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग है कैसे होती है बता दिया, पावर्स बता दी मैंने, रिट बता दी मैंने, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बता दी मैंने, रिमूवल बता दिया, और क्या बचता है इसमें? हाई कोर्ट से कंपेयर करके बता दिया, और कुछ बचा ही नहीं, और क्या इसमें बचेगा? ठीक है, तो इसमें बताएं कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर इशू करते हैं रिट, 226 में करते हैं, और 32 में सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा और कुछ है नहीं। सोल पकड़ ली किसी भी टॉपिक की, जैसे फंडामेंटल राइट्स की सोल पकड़ ली, तो वो इजी है तुम्हारे लिए, फिर आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने। बट अगर आप आजू बाजू घूमते रहोगे, एग्जैक्ट रीजन नहीं जानोगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दीज सब्जेक्ट, एनवायरमेंट्स, इवन दीज सब्जेक्ट्स आपको हमेशा उसकी सोल पकड़नी पड़ेगी। अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो रटने पड़ते हैं ऑब्वियसली, जैसे कमिटीज़ का जो सेक्शन है पॉलिटी में रटना पड़ेगा, ज्योग्राफी में क्लाइमेट वाला सेक्शन रटना पड़ेगा, लोकेशन वाला सेक्शन रटना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में बजट वाला सेक्शन रटना पड़ेगा। तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। एनवायरमेंट में सारे कन्वेंशन रटने पड़ेंगे, बट जो चीज़ें समझने वाली हैं, जो आप समझ के रफा दफा कर सकते हो, तो कोशिश करना कि उससे हम रफा दफा कर दें, उन्हें बार बार हम उसी में सेम टाइम ना दें टू रट्टाफाई ऑल दिस। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन किस में आई थी? सो दिस कम इन केशवानंद भारती केस, सबको पता है, आइकॉनिक जजमेंट थी। गोलकनाथ केस 67 में हुआ था, 1967 में, सिर्फ डेट्स बता रहा हूँ मैं, ये हुआ था 19। मेनका गांधी कब हुआ था इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था। मेनका गांधी पता नहीं है, कमेंट में बताना मेरे को कब हुआ था। 19 नॉट रिमेम्बरिंग इट, भाई बताना मेरे को कब हुआ था, ठीक है? एग्जैक्ट डेट नहीं याद। और ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973, इसकी तो एग्जैक्ट डेट याद है, 24 अप्रैल 1973, क्योंकि केस ही ऐसा है भाई जिसने जुडिशरी का पूरा नक्शा बदल दिया। क्लियर है? और जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो मैं लिख देता हूँ, उसके बारे में पढ़ लेना। इंदिरा नेहरू गांधी, मतलब इंदिरा गांधी है ये, वर्सेस क्या है? वर्सेस राजनारायण। मैं राजगुप्ता नहीं है भाई, राजनारायण है, 1975। SR बोमई केस, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। इंदिरा साहनी केस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आपके क्या कहते हैं, शंकरी प्रसाद वाला केस, शंकरी प्रसाद केस, ये केस बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ये सारे केस जो मैंने लिखे हैं ना कहीं इनका सिग्निफिकेंस है, तो इन चीज़ों को पढ़ना, कहीं स्किप करने के चक्कर में रह गए तो स्किप ही करते रह जाओगे फिर, ठीक है। और वो जो केस थे ये सारे, ये भी पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं है ये नहीं पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और केस मेंशन करूँ तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस इंपॉर्टेंट है। नवतेज सिंह जौहर केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू केसेज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशन विद योर डिफेंस एग्जाम्स, बट यार CSC के लिए कोई कर रहा है तो उसके लिए तो सारे ही ज़रूरी हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ लॉ इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू पे ज़्यादा क्वेश्चन है ऑब्वियसली। हु हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इन इंडिया। किसके पास अथॉरिटी है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे केसेस भेज सकते हैं? तो कौन है? प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस है, या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है? तो देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं सीजीआई के बारे में। सीजीआई जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं वन अमंग्स इक्वल। वन अमंग्स इक्वल मतलब जो और भी जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इनके बराबर ही हैं। ऐसा कुछ इन्होंने खास नहीं किया, ये सिर्फ सीनियर हैं इसलिए सीजीआई की पोस्ट पे हैं। मान लो इस टाइम पे चंद्रचूड़ जी हैं, इसके बाद संजीव खन्ना जी आएंगे, तो हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही, बट वो बस सीनियर हैं इसलिए बन रहे हैं सीजीआई। तो वन अमंग्स इक्वल हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको सुपीरियर बनाती हैं। जैसे ही इज़ द रोस्टर मास्टर, या कह लो मास्टर ऑफ रोस्टर, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। क्यों है ऐसा? इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करते हैं कौन सा केस कौन लेगा, ठीक है, कौन सा केस किसको दिया जाएगा और कौन कितने बेंचेस होंगे, मतलब कितने लोग इसको हियर करेंगे, ये सारी चीज़ें ही डिसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली कि अगर एक केस दूसरे केस पे जा रहा है तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मास्टर ऑफ रोस्टर कह लो, ठीक है। अब मैंने एक टर्म बताई थी बेंचेस। तो इंडिया में क्या सुप्रीम कोर्ट बेसिकली तीन, कितने भी कोई सा भी कोर्ट है वो जनरली तीन बेंचेस बिठा सकते हैं, तीन तरीके के बेंचेस बिठा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जजेस। तो एक होता है हमारा सिंगल बेंच, जो नाम से समझ में आ रहा होगा कि सिंगल है बेचारा, तो सिंगल जज होते हैं इसमें, ओनली वन जज। क्लियर है? इसके बाद होते हैं डिवीजन बेंच। क्या होते हैं? डिवीजन बेंच, जिसमें 3 और मोर देन 3। या फिर हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तभी बैठाया जाता है जब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ हो। तो इसमें 5 और मोर देन 5। क्लियर है? बस एक चीज़ याद रखना, जनरली ऑड नंबर में जजेस बैठते हैं टू गेट अ डिसीजन, टू गेट अ डिसीजन। क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ जज बैठेंगे, मान लो 6 बैठे, तो 3 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए, डिसीजन आएगा ही नहीं। तो इसलिए इवन बैठते हैं, 3 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, 7 बैठेंगे, ताकि डिसीजन आ जाए। ठीक है। Which article of the Indian Constitution provides for the establishment of a high court in each state? तो सही था वो 241 सही बताया था मैंने, 241 ही है। और ये जो 2 की लाइन में है ना जितने भी, ये सब किससे रिलेट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन से हैं? 124 से लेके 148 तक। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, 213 से आगे वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे हाई कोर्ट से रिलेट कर रहे हैं। तो ये सारे हाई कोर्ट वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट वाले कौन से थे? मैंने अभी बताया 124 से 147 तक है। 48 से कौन से आ जाते हैं? कैग के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मतलब करेक्ट टर्म बोले तो मतलब कौन है, मतलब बेसिकली यही ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट जो होंगे बता चुका हूँ मैं, संजीव खन्ना। क्लियर है? सीनियर मोस्ट यही हैं। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अनफॉर्चुनेटली अगर इनको कुछ हो गया तब कोई और बनेगा, अदरवाइज यही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? कौन रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही होंगे रिस्पॉन्सिबल ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिसेस। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट तो यही करते हैं भाई। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज एट विच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस? मैक्सिमम एज क्या है जजिस की? वो है 65 ईयर्स। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अ जज अंटिल ही और शी रीचेज द एज ऑफ 65। ये एक चीज़ गलत है हमारे देश में, बस ये एक थोड़ा सा लेक्चर सुन लो उसके बाद चले जाना। ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ लगती है मेरे को अपने देश की, कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, 70-72 साल के हो जाओ, 80 के हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली टिल द एज ऑफ 65। वाई? क्योंकि ये चीज़ ऐसी यूएसए में ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, यूएसए में आप जब तक रहो तब तक हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज 65 तक ही क्यों? यार देखो, जितने केसेस आप सॉल्व करते हो, आपका जो माइंड है वो और शार्प होता रहता है, आपने बहुत सारी चीज़ें देख रखी होती हैं, तो जब तक वो अपने काम करने के तरीकों में आते हैं आप उनको हटा देते हो। क्यों भाई? 65 के आगे भी रखो ना।
ताकि वो और एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, चीज़ें और क्लियर हो जाएं उनके माइंड में, तो रखो उनको ताकि वो सॉल्व कर पाएँ चीज़ें और आसानी से। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे बस गलत लगी है, बाकी तो एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन फॉर द इंडिया एंड इन द फेवर ऑफ द इंडिया ऑल्सो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थैंक यू वेरी मच माई चीतो, ठीक है चीतों, एंड होपफुली ये चीज़ पसंद आई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।